Hi, a very good morning to all of you. I hope you all are doing fine. So, bringing here today the third lecture of PSA. And this is going to be a very short lecture today because here in this lecture, I'm going to only talk about the witnesses. Wanted to bring in these type of witnesses because कई बार इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स आपको पूछ लेते हैं. तो आज का जो हमारी डिस्कशन है वो ज़्यादा थ्योरेटिकल रहेगी. As in, we will understand that what are the various types of witnesses and what are the parameters which the court take into consideration जब उनका एविडेंस वे किया जाता है. क्योंकि हम एविडेंस कर रहे हैं, अभी डेफिनेशन क्लॉजेस ही कर रहे हैं. सो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस टुडे दैट हाउ द एविडेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप इज कैलकुलेटेड. सो अगेन whenever it comes to the discussion कि हम एक रेप विटनेस को जो है वो कितना ज्यादा एक तरीके से हम उसको उसके एविडेंस को जो है वो वे करेंगे. सो वन थिंग दैट हैज टू बी क्लियर इज दैट द पर्सन हु इज अ विक्टिम ऑफ रेप उसका जो एविडेंस है दिस स्टैंड्स ऑन अ सेम फुटिंग जैसे किसी और विक्टिम का एविडेंस होता है, राइट? तो इसके एविडेंस के लिए हमें कोई बहुत ज्यादा केयर एंड कॉशन या कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देर इज नो सच रूल कि उसका अगर एविडेंस आएगा तो हम कोई स्पेशल क्राइटेरिया अप्लाई करके उसके एविडेंस को वे करने वाले हैं. द सेम केयर एंड कॉशन जैसे हम दूसरे विक्टिम्स के लिए अप्लाई करते हैं वो हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे. एज इन द कोर्ट इज गोइंग टू कंसिडर कि जो इस पर्सन की टेस्टिमनी है रेप विक्टिम की, क्या वो क्रेडिबल है, राइट? एंड इट इज नोवेयर ब्रेकिंग इन, कोई गैप्स तो नहीं है उसकी स्टोरी के अंदर. अगर सारा कुछ बिल्कुल सही है तो देन वी आर गोइंग टू वे दैट एविडेंस नॉर्मल जैसे किसी भी और विक्टिम का एविडेंस होता है, राइट? क्योंकि देर इज नो रूल ऑफ लॉ कि उसके एविडेंस को हमने कोई स्पेशल क्राइटेरिया अडॉप्ट करके जो है वो उसको वे करना है. इट्स ओनली द रूल ऑफ प्रैक्टिस, रूल ऑफ कॉशन दैट वी अप्लाई हमेशा ही. वो तो हम हर एविडेंस के अंदर करते हैं, तो बस इतना ही ध्यान रखना है हमेशा. अदरवाइज हर एविडेंस इज नॉट दैट something that is to be compared with that of an accomplice. Accomplice evidence is totally different. Accomplice is a person who have been a part of the crime, right? And he has participated in the crime. Victim या जो रेप विक्टिम है उसके अगेंस्ट वो ऑफेंस हुआ है. सो दैट इज वाई हम इन दो चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते. मूविंग फर्दर, we have the another category of the witness, which is the evidence of the eyewitness. Now, evidence of the eyewitness, again, it stands on a very higher footing. And then अगर कुछ minor embellishments हैं, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि थोड़े बहुत contradictions आ रही है, but वो contradiction उतनी नहीं है that is going to take away the credibility of that statement. तो फिर ठीक है, फिर उसमें कोई problem नहीं है. And we know this thing that evidence of an eyewitness तो एक हमारा direct evidence होता है. And there is a rule that डायरेक्ट एविडेंस हैज टू बी डायरेक्ट, राइट? वो ज्यादा हायर पेडेस्टल पे रहता है. सो एक आई विटनेस अगर अपनी स्टोरी उसने अच्छे से बताई है, अगर उसकी स्टेटमेंट्स के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, सब्सटैंशियल चेंज नहीं है, he has stated the facts as he has seen, as the facts which are perceived by his senses, वैसे ही उसने नरेशन की है. there is no concoction, right? And एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन को उसकी स्टेटमेंट सुन के जो है वो बिल्कुल भी कोई डाउट क्रिएट नहीं हो रहा है. अदर सर्कमस्टांसेस भी कहीं ना कहीं उसकी स्टेटमेंट के साथ जो है वो कॉरोबोरेशन हो रही है, मैच अप कर रहे हैं, राइट? तो इन दैट सिचुएशन हम उसके एविडेंस के ऊपर जो है वो रिलाई कर सकते हैं, ठीक है? एंड मोर ओवर देयर इज वन मोर थिंग कि ये जो एविडेंस होता है आई विटनेस का, we cannot discard it on the ground कि जो eyewitness है he's in relation of the accused or he's a relative of the victim, ठीक है? Unless and until there is some kind of a suspicion which is raised by his conduct या उसकी statements अगर कुछ contradiction में नहीं है. Just because he's in relation to the accused, just because he's in relation to the victim, तो उसकी जो टेस्टिमनी है हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं अगर अदरवाइज उसकी सारी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल क्रेडिबल है, ठीक है? All right. Then we have the next category of the witnesses. इनको हम evidence of related witnesses की हम बात करें. So who are related witness? A related witness is a witness, right? Who is someone who's in relation of a victim, right?
तो वो विक्टिम का कोई भी रिलेटिव है जो एक आई विटनेस हो सकता है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, कई बार क्या होता है कि ऑफेंस एक ऐसी जगह पे कमिट हुआ है दैट विक्टिम का रिलेटिव भी वहां पे मौजूद था एंड दैट पर्सन माइट बी द आई विटनेस एज वेल, तो वो एक रिलेटिव विटनेस की कैटेगरी में आता है। ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो रिलेटिव विटनेस होता है ही इज नॉट सेम एज द इंटरेस्टेड विटनेस। इंटरेस्टेड विटनेस एक टर्म है जिसको हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिफाइन दोज विटनेसेस जो कहीं ना कहीं यू कैन से सॉरी, उनका मेन इंटरेस्ट ये होता है, मेन फोकस उनका ये होता है कि हम कहीं ना कहीं एक्यूज्ड को पनिश करवाएं या उसको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करें क्राइम के अंदर। दोज आर इंटरेस्टेड विटनेसेस जिनकी स्टेटमेंट्स अनफेयर होती हैं, ट्रूथफुल नहीं होती हैं, और उनकी जो मेन इंटेंशन होती है वो एक्यूज्ड को फंसाने की होती है। तो दोज आर कंसिडर एज इंटरेस्टेड विटनेस। उनका जो एविडेंस होता है हम बहुत केयर एंड कॉशन से देखते हैं बिकॉज वी रियली गेट टू द मोटिव बिहाइंड देयर स्टेटमेंट्स। रिलेटिव विटनेस है, अगर कोई रिलेटेड विटनेस है तो उसका एविडेंस कोई, हम उसके लिए केयर एंड कॉशन ज्यादा, सो सॉरी, केयर एंड कॉशन ज्यादा अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज जस्ट बिकॉज द पर्सन इज द रिलेटिव ऑफ द विटनेस, रिलेटिव ऑफ द विक्टिम। तो अगर उसकी स्टेटमेंट अगेन कोई भी गैप्स नहीं है, राइट, आपको कोई कुक्ड अप स्टोरी नहीं लग रही है, अदरवाइज क्रेडिबल है एंड इट इज गोइंग वेल विद द सर्कमस्टांसेस विद द इवेंट्स व्हिच हैज हैपेंड थ्रू आउट, उसका कॉन्डक्ट अगर बिल्कुल सही लग रहा है, तो उसका एविडेंस जो है वो आप कंसिडर कर सकते हैं और उसको काफी हाई वेटेज दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, okay. And merely this factor, we have a case law here. I'll just quote the case law as well. You want to write, you can. There is a case of Ashok Kumar Chaudhary. I repeat, Ashok Kumar Chaudhary versus State of Bihar. So this is the case of 2008. Supreme Court ने इसके अंदर जो है वो observation दी है that the relationship of the witness is no factor per se to affect the credibility of his evidence, right? So just because that very person is related to the victim doesn't mean कि जो उसकी statement है वो कहीं ना कहीं concocted है। So therefore उसका evidence जो है वो आप आराम से consider कर सकते हैं if there is no such fault which is seen by the judge। ठीक है, okay. Then we have another type of witnesses. I'll just move on to a chance witness. Chance witness, CHANCE. Now, who are these witnesses? So basically, chance witness is a witness who happened to be at the place of the occurrence of the offense. कई बार क्या होता है कि there is a reason why the person was present at that crime scene. तो हमेशा जब भी हम किसी भी आई विटनेस का एविडेंस लेते हैं तो एक दिमाग में हमेशा चीज चलती है कोर्ट के कि व्हाई दिस पर्सन वाज प्रेजेंट एट द क्राइम सीन। कई बार जो एक हमारा आई विटनेस है उसकी स्टेटमेंट हम थोड़ा सा, देयर इज अ हिकअप इन कंसिडरिंग दैट बिकॉज हमें उसका मोटिव क्लियर नहीं होता दैट व्हाट वाज द रीजन ऑफ हिज बीइंग प्रेजेंट एट द क्राइम सीन। तो चांस विटनेस इज बेसिकली अ विटनेस हु वाज प्रेजेंट एट द क्राइम सीन बट उसका मोटिव नहीं समझ आ रहा, उसका इंटेंशन नहीं समझ आ रही है, उसका रीजन समझ नहीं आ रहा दैट व्हाई ही वाज प्रेजेंट एट द क्राइम सीन, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। उन विटनेसेस को हम चांस विटनेस बोलते हैं। बट एट द सेम टाइम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज नोटेड इन endless number of cases that Indians sometimes, and it's a very funny statement, that sometimes Indians usually they have the habit of wandering here and there, and sometimes they are at the places where sometimes there is no particular objective or motive behind that why they are at that particular place, right? तो sometimes एक चांस विटनेस का जो एविडेंस है, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उसका मोटिव या उसकी इंटेंशन क्या थी क्राइम सीन पे होने की, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट डजंट मीन कि जो उसकी स्टेटमेंट है वो झूठी है। So this is no rule of law. It is only the rule of practice, care, and caution. We try to find out the objective, the reason why he was there at the crime scene. But even if he was present there generally, he can be a passerby without any motive. His statement can be considered. So there is no rule of law that his statement cannot be considered, right? Okay. So now we move on to the sterling witness. Now, when we talk about the sterling witness, sterling witness is such a witness जिसकी statement, the quality of his statement या जो वो चीज कह रहा है,
it is of a very high quality, it is of a very high credence, and throughout उसकी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल बदली नहीं है, वो सेम क्वालिटी ही उसने जो है वो मेंटेन की है, तो उसको हम स्टर्लिंग विटनेस बोलते हैं. ही इज लाइक अ स्टार विटनेस टू अस. Okay, all right. So basically we are, the sterling witness could be any person, right? He could be the eyewitness as well and all that. बट मतलब वे कि वो ऐसा विटनेस है जिसका क्राइम सीन के ऊपर मौजूद होना वो भी प्रूफ हो चुका है, मोटिव उसका बिल्कुल क्लियर था वहां पे, राइट? उसकी स्टेटमेंट के अंदर कोई चेंज नहीं है, देयर इज अ क्लैरिटी ऑफ फैक्ट्स द वे ही हैज स्टेटेड, सो ही इज कंसिडर्ड एज अ स्टर्लिंग विटनेस. आई जस्ट ब्रीफ आउट few sentences to you क्योंकि कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है स्टर्लिंग विटनेस के ऊपर. So if you want to quickly write down, you can. So I'll just speak it out to you. So a sterling witness is a witness whose testimony is considered to be of such high quality that it can be accepted without question. ठीक है? The sterling witness should be a person who has given the statement of such a high quality and caliber, and his version is totally unassailable. Assailable, ASSAILABLE. Unassailable मतलब वो वेवर नहीं करता है, ठीक है? एक तरीके से बिल्कुल उसकी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सीधी है. To test the quality of such a witness, the status of the witness could be immaterial. That is why I'm saying that this sterling witness could be any witness. He could be a related witness. He could be, a chance witness. He could be an eyewitness. Anyone. And what would be relevant is the truthfulness of the statement made by such a witness. What would be more relevant is the consistency of the statement right from the starting point till the end. Right? Okay. The version of the witness should be akin, should be similar to the test applied in the case of the circumstantial evidence, where there should not be any missing link in the chain of circumstances to hold the accused guilty of the offense alleged against him. तो मतलब एक इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ विटनेस का जो एविडेंस है हम उसको कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए हम जैसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस के अंदर सेम क्राइटेरिया अडॉप्ट करते थे, इसके लिए भी हम सेम क्राइटेरिया अडॉप्ट कर सकते हैं. और ये सेम क्राइटेरिया अडॉप्ट हम कैसे करेंगे? जैसे सपोज सर्कमस्टांशियल एविडेंस पंचशील जजमेंट मैंने आपको कराई थी श्रद्धा बिरदीचंद वाली, तो उसके अंदर क्या था, that there should not be any missing link, there should not be any gaps when you are trying to assess the circumstantial evidence. तो अगर हम स्टर्लिंग विटनेस को एक तरीके से उसकी स्टेटमेंट को मेजर कर रहे हैं तो उसकी स्टेटमेंट के अंदर भी कोई भी गैप्स, कोई भी मिसिंग लिंक नहीं होनी चाहिए. तो सेम काइंड ऑफ क्राइटेरिया हम यहाँ पे भी अडॉप्ट करते हैं. ठीक है? ऑल राइट. If the version of such a witness it qualifies all other similar tests to be applied, then the evidence of such a witness or such a witness can be called as a sterling witness. तो ये एक शॉर्ट नोट की तरह प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है? एक और तरीके के विटनेस के ऊपर कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है, दैट इज अ स्टॉक विटनेस. नाउ हु इज अ स्टॉक विटनेस? सो बेसिकली he is a witness who is used for the convenience of the police. So he stays at the back end, and whenever the need is required, he just emerges. So basically, he's at the back foot, and he only comes to the spot. He comes in the front as per the directions of the police officials. Now, ये जो stock witness होता है, कई बार he's implanted over there, over the crime scene, right? Sometimes, he's bribed also. Sometimes, for monetary gains, he just gives a testimony against the other individual. अब ऐसे विटनेस का जो एविडेंस होता है उसको हम बहुत केयर एंड कॉशन के तरीके से डील करते हैं. लाइक वी अप्लाई द टेस्ट, लाइक देयर शुड नॉट बी एनी मिसिंग लिंक्स, कोई गैप्स नहीं होने चाहिए. व्हाई द पर्सन इज गिविंग द स्टेटमेंट वो हमेशा हमें क्लियर होना चाहिए. व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस व्हिच लेड हिम टू बी प्रेजेंट एट द क्राइम सीन, अगर वो आई विटनेस की तरह आ रहा है, राइट? या व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से ही इज एबल टू गिव दैट स्टेटमेंट और गिव द एविडेंस. तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट?
सो बेसिकली द थिंग इज दैट इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, we question his credibility on the ground that he is not having the direct knowledge over the particular subject. उसकी कोई direct knowledge नहीं है कि ये particular course of events क्यों हुआ. मे भी पुलिस ने ही उसको सिखाया पढ़ाया एंड देन तैयार किया एज अ फिटनेस. सो यस, बहुत ज्यादा केयर एंड कॉशन के साथ इसका एविडेंस डील किया जाता है. एंड ओनली इफ इट इज it has passed all the test and it has satisfied the court, that so and so witness is credible enough to give a statement, only then the evidence is taken into record, otherwise नहीं. तो स्टॉक फिटनेस के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है. सो व्हाट आई डू इज आई क्विकली जस्ट give you the kind of a dictation. If you want to write, you can. Short note के तरीके से. So basically, he's a witness who's used for the convenience of the police. He may be called a stock witness, and he is a person who remains at the back foot of the police, and he comes in front as per the directions of police. Stock witnesses, they have serious legal implications because using them is generally considered immoral or even against the law. Most of the times, these witnesses are hired for providing testimonies, and this many a time is done for monetary gains, though because they are not having any direct knowledge over the subject. I mean, over the fact and issue. उनको directly नहीं पता, उनको तो information provide की गई है, and that is how they have become witnesses. We have a case law also. I'll just quote the case here. We have Nana Keshav versus State of Maharashtra, 2013 Supreme Court, in which the court has laid down a proposition, that the credibility of the stock witnesses' evidence about recovery of offensive weapons should not be shaken only because he deposed in some other case. तो कई बार क्या होता है कि एक विटनेस जो है उसने दूसरे केस में आके भी स्टेटमेंट दी थी और इस केस में भी वो स्टेटमेंट दे रहा है, बट ये क्राइटेरिया हमारा नहीं होना चाहिए टू टेस्ट हिज, आई मीन टू डाउट हिज क्रेडिबिलिटी. कोई और क्राइटेरिया होना चाहिए. It was further stated that each particular case should be evaluated in terms of the reliability of the evidence, and it does not mean that if the same witness testified on many occasions, then his deposition stands to be automatically rejected automatically. ठीक है? So this is the thing. What are we trying to say in this case? We're trying to say कि एक stock witness है, हमें समझ आ रहा है that this is the person who actually gives the evidence on behalf of the prosecution, right? बार बार cases में आ रहा है, उसने पहले केस में भी evidence दिया था, अब भी दिया है. ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए उसके एविडेंस को रिजेक्ट करने के. क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि क्या उसने मिसिंग लिंक्स जो स्टेटमेंट अब दे रहा है, क्या वो उसकी स्टेटमेंट दूसरे सर्कमस्टांसेस या दूसरे एविडेंस के साथ जो है वो बिल्कुल मैचअप कर रही है, क्या कहीं कोई गैप्स तो नहीं है, राइट? क्या कोई कॉन्ट्राडिक्शंस तो नहीं है कि उसने पहले कुछ और कहा था, अब ही सीइंग समथिंग एल्स, राइट? तो कॉरोबरेशन तो हमने करानी ही करानी है उसके एविडेंस की, और अगर कॉरोबरेशन करा के भी सब कुछ सही जा रहा है तो देन वी कैन रिलाई. बट यस, इसका एविडेंस इतना ज्यादा हाई क्वालिटी का नहीं माना जाता है. ठीक है, ओके. सो दीज वर द वेरियस टाइप्स ऑफ द विटनेसेस. Okay. All right. Sometimes, we also talk about the punch witness. Now, punch witness is actually a person who has been called in by a police official. He might be a person who stays nearby, right? A respectful member of that very society. और उसके आगे एक तरीके से पुलिस पंचनामा अपना बनाती है, रिकॉर्ड बनाती है क्राइम सीन के अंदर. स्पॉट पे जाके जब वो क्राइम सीन को देखते हैं क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं, तो देन whatever they record, तो sometimes they call off the witnesses if they are available, तो उनको हम पंच witnesses बोलते हैं. इसमें भी एक चीज ये भी रहती है कि अगर तो आपने कहीं क्राइम सीन कहीं और हुआ और आपने कहीं बहुत दूर से जो है वो पंच विटनेसेस बुलाए हैं, तो कहीं ना कहीं डाउट हो सकता है कि वो पुलिस के अपने इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं. बट देन अगेन, दिस इज नॉट द क्राइटेरिया टू रिजेक्ट देयर टेस्टिमनी. अदर फैक्टर्स हैव टू बी कंसिडर्ड. तो एक तरीके से जितने भी हम ये विटनेसेस की बात कर रहे हैं, आगे जाके हम हॉस्टाइल विटनेस की भी बात करेंगे. सो इन दिस वेरी क्लास, मैं एक बार थोड़ा सा आपको हॉस्टाइल विटनेस का जो है वो एक ब्रीफ दे देती हूँ, बट अदरवाइज ये करके हम हॉस्टाइल विटनेसेस जरूर करेंगे जब हम
पर्टिकुलर उस लेक्चर के ऊपर पहुंचेंगे व्हेन वी आर डिस्कसिंग द प्रोविजंस एज वेल। ठीक है, तो हाँ जी, वी वर टॉकिंग अबाउट द पंच विटनेस। सो बेसिकली पंच विटनेस, जैसे मैंने समझाया, ही इज बीन कॉल्ड बाय द पुलिस ऑफिशियल और उसके सामने सारा कुछ रिकॉर्ड हुआ है, सो ही इज अ विटनेस टू एवरीथिंग। इसकी स्टेटमेंट भी क्रेडिबल अगर है तो कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन रिलाई ऑन दैट। ठीक है, नाउ व्हेन वी कम टू द हॉस्टाइल विटनेस, हॉस्टाइल विटनेस इज समवन हु वाज कॉल्ड बाय अ पार्टी, उसने पहले तो कुछ और कहा था एंड देन ही हैज टर्न्ड अगेंस्ट द पार्टी जिसने उसको बुलाया था, तो उसको हम हॉस्टाइल विटनेस की कैटेगरी में लेके आते हैं। कई बार क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन ने जैसे एक विटनेस को बुलाया, उसने अपनी स्टेटमेंट दी, बट लेटर ऑन क्रॉस के अंदर उसने अपनी स्टेटमेंट से जो है वो एक तरीके से टोटली यू टर्न ले लिया, and now the prosecution really wants that person to be declared as hostile witness because वो उनके against हो गया। So that is why the prosecution really wants to prove that this person has been turned hostile, but again सिर्फ because the person has turned hostile, तो जो truth अगर वो बोल रहा है वो कोर्ट थोड़ी ना रिजेक्ट कर सकता है। So that is why the main job of the court is to find out the truth. If the hostile witness is now speaking the truth, पहले वो झूठ बोल रहा था, तो definitely the court is going to rely on his statement because जो truth है वही हमारा main process क्या होता है ट्रायल का, to find out the truth. And it is, basically said that it is not the parties, not anyone in the court, it is actually the judge who's being put to trial. Because everyone else other than the judge knows the truth. It is actually the judge who's trying to, even judge knows the truth. But all we are looking for is कि हमें एक एविडेंस मिल जाए जिसके बेसिस के ऊपर वो एक रीजन जजमेंट पास कर पाए। ऑलराइट, सो hostile witness के बारे में, this particular word, it does not exist as such, ये word use नहीं किया गया है, and this is of a common law origin, hostile, right? And the term was coined definitely by the common law, and एक तरीके से हम ये बात करते हैं कि hostile witness वो witness है who has resiled from his previous statement। ठीक है, उसने पहले कुछ कहा था and now he's giving the statement against the party who has fault। ठीक है, okay, the general basically rule is that a party who has called a witness, उस पार्टी को हम परमिशन नहीं देते हैं टू क्रॉस एग्जामिन हिज ओन विटनेस। ठीक है, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज यू गिव द परमिशन, कोर्ट कई बार परमिशन दे देता है अगर कोर्ट को लगे कि ये हॉस्टाइल विटनेस जो है ही इज ट्राइंग टू प्ले अ गेम विद द पार्टी हु हैज कॉल्ड हिम, तो फिर आपको परमिशन मिल सकती है। बट जनरली यही होता है कि पहले एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस इज डन बाय द ऑपोजिट पार्टी, तो क्रॉस एग्जामिनेशन वो पार्टी नहीं कर सकती है अपने ही विटनेस का। जनरल लॉ ये होता है, बट देन यस सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस रिक्वायर्स, तो फिर कोर्ट परमिशन दे सकता है। ठीक है, ओके। So how do you gather that a person has turned hostile? So we gather it from the conduct of that very person, that he has turned hostile, uska conduct, uska demeanor, uski statements, right? And sometimes when you speak, कई बार आपके वर्ड से आपकी इंटेंशन बहुत क्लियर हो जाती है, so this is for the court to gather। ठीक है, all right। Now basically we have various cases on hostile witnesses, and then we have one such case जहाँ पे कोर्ट ने पूरी गाइडलाइंस दी हुई है। So we have Rubinder Kumar Dev versus State of Odisha, 1977 का केस है, सुप्रीम कोर्ट। एंड नाउ हॉस्टाइल प्रोविजन का पूरा लॉ जो है दैट इज अंडर सेक्शन 157 PSA। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर या लॉ ये कहता है कि वी कॉन्फर अ डिस्क्रिशन, कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशन है। जनरल रूल क्या है, अ पार्टी शुड नॉट बी अलाउड टू क्रॉस एग्जामिन हिज ओन विटनेस, बट यस ये वाला जो डिस्क्रिशन है हम उसको बाईपास कर सकते हैं इफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस रिक्वायर, राइट? बट ये डिस्क्रिशन आपको कैसे एक्सरसाइज करनी है, जुडिशियसली करनी है, रीजनेबली करनी है, ऑन साउंड ग्राउंड, जुडिशियल रीजनिंग के ऊपर करनी है। ठीक है, जस्ट बिकॉज द पर्सन इज स्पीकिंग एडवर्स, और अगर पर्सन ट्रूथ ही बोल रहा है देन द पार्टी शुड नॉट बी अलाउड टू क्रॉस एग्जामिन। अगर वो सच बोल रहा है, कोर्ट का काम ही था सच जानना, अगर वो सच निकल गया है बाहर देन द कोर्ट माइट नॉट अलाउड टू क्रॉस एग्जामिन। ठीक, ऑल राइट। Now, who's a decoy witness? Another type of a witness, DECOY, decoy witness. Now, decoy witness is one, जैसे suppose, हम क्या करते हैं,
जैसे आपने बहुत सारी मूवीज के अंदर भी देखा होगा कि पुलिस ऑफिशियल्स व्हेनेवर दे रियली वांट टू फाइंड आउट समथिंग मोर अबाउट, तो वो क्या करते हैं, वो अपने किसी ऑफिशियल को एम्प्लॉय कर देते हैं, एज अ एक्यूज्ड करके भेजते हैं दूसरे एक्यूज्ड के पास, एंड देन दैट पर्सन, दैट ऑफिशियल, ही इंस्टिगेट्स दैट एक्यूज्ड टू कमिट द क्राइम, सो दैट उनके पास ऑन द स्पॉट वाली इंफॉर्मेशन पूरी क्लियर हो जाए और जो एक्यूज्ड का एक मोडस ऑपरेंडी है वो क्लियर हो जाए. So basically, he is person who is employed by the investigating agencies, और उसका मेन काम क्या होता है, टू entice the other accused so that he commits the crime, and हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए, हमें उसके मोडस ऑपरेंडी के बारे में जो है वो सारा कुछ पता चल जाए. समटाइम्स हम मूवीज के अंदर देखते हैं, हिंदी मूवीज के अंदर बहुत सारी ऐसी मूवीज बनी हुई हैं जहां पे एंड में पता चलता है कि ये पर्सन जो है वो पुलिस ऑफिशियल ही है, राइट, एंड ही वाज इन्वॉल्वड इन ऑल द गैंग्स एंड ऑल, enticing the other to commit the crime, so that we get to know that how they prepare for the crime, right, who are the people who are involved. तो ये जो डिकॉय विटनेस होता है वो एक्यूज्ड के साथ रहता है, उसको इंटाइस करता है, एंड देन he comes up as a person who has been employed by the investigating agencies, and then he becomes the witness to everything because he has been there, right. So decoy witness again, one thing that you are supposed to see here is कि जो इसका एविडेंस भी है, नो डाउट क्रेडिबल हो सकता है, बट अगेन जो एक बेसिक केयर एंड कॉशन हम हर एक विटनेस के एविडेंस को लेने के टाइम करते हैं, वो कोड यहाँ पे भी अप्लाई करेगा. इसके लिए कोई सेपरेट रूल्स गाइडलाइंस नहीं है. ही इज ट्रीटेड एज जस्ट लाइक अदर विटनेस, एंड अगर तो इसकी स्टेटमेंट क्रेडिबल है, मिसिंग लिंक्स नहीं है, गैप्स नहीं है, ट्रूथफुल लग रहा है, साउंड कर रहा है ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन, राइट, तो देन द कोर्ट इज गोइंग टू कंसिडर दिस स्टेटमेंट. Okay, so I will just read out again. If you want to write quickly, you can. Again, a short note question can come on this. So the term decoy, it is used to denote a person who's employed by the law enforcing agencies to obtain evidence upon which a criminal prosecution is based. So it means a person, a witness who's set up by some agency to lure or entice another person to commit a crime with the view to involve him in that crime by participating in the unlawful transaction in such a manner that the witness and the other person almost become partners therein, and after the commission of unlawful act by the other person, the witness gets him caught and then transforms into a prosecution witness to secure his conviction. Okay? So basically, he has no intention to be a part of the crime, but he has been employed by the investigating agencies. शायद उसको कोई बेनिफिट देने की कोशिश की जा रही है, या वो खुद ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटिंग टीम का पार्ट है. ये पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है. And he is, sometimes it is not necessary that he is considered as an accomplice. Depends upon the facts and circumstances. Okay? Because accomplice is a guilty associate. He has that kind of the intention which the accused had. But a decoy witness, uski intention crime karne ki nahi hoti hai. Uski intention ye hai that he really wants to bring in the crime before the police officials, make things easy for them. That is his intention. Okay? So these were the various types of witnesses. जो मैं आपको डिक्टेशन दे रही हूँ, these are my own notes. So just dictating it here so that अगर आपको थोड़ा सा इसका short note kind of a thing prepare करना है, so you can. Speed थोड़ा कम करके class की इसको note down कर लेना, right? So this was a general discussion on the various types of witnesses. So we discussed decoy witness, we discussed stalk witness, we discussed punch witness, sterling witness. Then we had the evidence of the victim of rape, eyewitness we had, related witness we had. तो इनके ऊपर थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स आप जरूर प्रिपेयर कीजिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस जो है इंटरव्यू के अंदर या मेंस में शॉर्ट क्वेश्चन की तरह जो है वो पूछे जा सकते हैं. All right, so that's all for the day. And in the next class, I will be bringing in the rest of the portion, which we have to complete with respect to the definition clause. And we will start with section 3, topic-based questions and concepts, jo I will be doing it with you. Thank you so much, everyone. And before I leave, just a reminder to everyone that
now again, this news is, resurfacing that the Honorable Supreme Court is considering the 3-year mandatory rule and all that. I would only give one suggestion to you. It's just my opinion that please do not stop studying. Don't bother about such news. You keep on doing your work, keep on doing your revision, and please do practice answer writing, because that is the main thing, right? So I also take up, the answer writing classes with the students. The students write the answers and get it checked from me, right? And if any one of you is interested, you can get in contact with me. But yes, do practice answer writing. That is the main part where most of the students are lacking. ठीक है जी? So thank you so much everyone and have a great day ahead. See you all.